Game of Thrones was surely one of the best stories ever told on television if we ignore the last season. Plot काफी डिटेल्ड था, the characters were deep, dialogues were intelligent, fantasy genre में एक realistic vibe थी. We had mysterious figures along with an amazing soundtrack. But इन सबसे ऊपर एक चीज थी, The show was fucking unpredictable. पहले सीजन से ही कितने सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनको देखकर we were shocked and surprised कि ये कैसे हो गया. ये तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. इनको कैसे मार दिया? हमें तो लगा कि यही मेन कैरेक्टर है. And one of those brilliant moments was in season 6 during the Battle of Bastards. आज हम इसी एपिसोड के एक सीन का ब्रेकडाउन करेंगे and we will understand कि cinematography, editing और sound design इन तीनों की मदद से डायरेक्टर और एडिटर दोनों ने मिलकर ऑडियंस के सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस को यूज करके सस्पेंस और टेंशन को कैसे पहले बिल्ड किया एंड देन हमारी फिल्म नॉलेज को हमारे अगेंस्ट यूज करके दे फूल्ड अस नॉट वंस बट ट्वाइस एंड लेफ्ट अस विद द अल्टीमेट शॉक एंड सरप्राइज. तो इस सीन में रैमजी बोल्टन रिकॉन स्टार्क को बोलता है कि अगर तुझे दूसरे एंड पर खड़े अपने भाई से मिलना है तो यू जस्ट हैव टू रन एज फास्ट एज पॉसिबल. That's the game. Easy. रिकॉन कंफ्यूज होकर चलना शुरू करता है बट वो देखता है कि रैमजी को उसके साथ कोई अलग ही गेम खेलना है. दैट इज व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग. वही दूसरे एंड से जॉन अपने भाई को बचाने निकलता है. रैमजी एम्स एंड शूट्स लेकिन ही मिसेस. उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. वो दूसरी बार ट्राई लेता है बट ही मिसेस अगेन. अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑडियंस का सिनेमा एक्सपीरियंस काम करने लगता है. हमने फिल्म्स में यूजुअली ये देखा है कि अगर कोई चीज दो बार नहीं हो पाती तो तीसरे अटेम्प्ट में तो हो ही जाती है. एंड ये नंबर 3 की पैटर्न सिर्फ मूवी सीन्स में ही नहीं बट उसके बाहर भी होती है. मूवीज अगर पार्ट्स में आती है तो वो यूजुअली 3 होते हैं व्हिच वी कॉल एज द ट्रायलॉजी. फोटोग्राफी में कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज द रूल ऑफ थर्ड्स. एक्सपोजर ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. वी लिटरली हैव अ रूल ऑफ 3 व्हेन इट कम्स टू राइटिंग बिकॉज इफ थिंग्स कम इन 3 they kind of feel balanced. मिचेल स्टार्क ने 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में ब्रेंडन मैकलम को 2 मिसेस के बाद तीसरी बॉल पे आउट करा था. इस केस में हमारी फिल्म नॉलेज कहती है कि जस्ट बिकॉज ये पहले 2 शॉट्स में नहीं मरा तो तीसरे में तो मर के ही रहेगा. उस बात को हम एक्सपेक्ट करके नर्वस होने लगते हैं एंड डायरेक्टर इसी चीज का फायदा उठाता है. फर्स्ट इज थ्रू साउंड. ड्यूरिंग रैमजीज थर्ड अटेम्प्ट म्यूजिक एकदम इंटेंसिफाई हो जाता है. जो कि हमारे अंदर का टेंशन बढ़ा देता है एंड हमें कन्विंस करता है कि हाँ भाई आपकी प्रेडिक्शन सच होने वाली है. सेकंड इज थ्रू एडिटिंग. बैकग्राउंड स्कोर बिल्डअप होने की वजह से विजुअल्स की पेसिंग भी एकदम से बढ़ जाती है. रैमजी, रिकॉन और जॉन के बीच में जो इंटरकट्स है वो काफी रैपिड हो जाते हैं. अगर ऑन पेपर कंपेयर करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पॉइंट ए और बी के बीच में 13 कट्स हैं वेयर पॉइंट ए इज द वन जहां पे रैमजी एरो लेते हुए दिखता है एंड पॉइंट बी इज द वन वेयर द एरो लैंड्स और द वन वेयर रिकॉन कैन बी क्लियरली कंसिडर्ड सेफ और डेड. एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच कट इज 51 फ्रेम्स और 2.1 seconds. दूसरी बार वी ओनली हैव 8 कट्स but the average duration is exactly the same. Now in the third one, we get 13 cuts again, but the average drops to just 33 frames or 1.36 seconds. हमें पता है कि जब भी कट्स तेज हो जाते हैं, that particular scene or action is reaching its point of climax. जैसे कि ये सीन में जब लैप में एक टर्न लेना होता है, we are intercut real fast between Miles and Bandini, and उसी वजह से we get curious and also tensed कि ये दोनों में से आगे कौन निकलेगा. The third and the final thing that was used to completely convince us was cinematography, the framing of the shots. जब रैमजी पहली बार शूट करता है तो वो एक वाइड शॉट में होता है. उसके अलावा और भी बहुत irrelevant चीजें फ्रेम में दिखती है and in fact we are not even able to see his face. More importantly, his eyes. दूसरे अटेम्प्ट के टाइम we move closer. It's a mid shot, but again the face is still away from us. लेकिन तीसरी बार we get tight close-ups, focusing on the main actions जो कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में नहीं दिखाए गए थे. दिस इज द डायरेक्टर टेलिंग अस कि काफी मजे ले लिए, वी आर इन द एंड गेम नाउ. रैमजी कैमरे से सबसे ज्यादा नजदीक होता है. पहली बार एम लेते वक्त उसकी आंखें दिखाई जाती है एंड हमें पता है कि आईज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू सिनेमा टू अंडरस्टैंड इमोशंस. इनके थ्रू ही हमें समझ आता है कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है एंड इस केस में ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली फोकस्ड.
ये तीनों एलिमेंट्स, दैट इज द बिल्डअप इन द बैकग्राउंड स्कोर, फास्ट पेस्ड एडिटिंग एंड इंटेंस क्लोजअप्स मिलकर हमें कन्विंस कर देते हैं कि ये तो अब गया। बट ही सेफ। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें रिलीफ मिलती है क्योंकि जो थियरी हर बार काम कर रही थी वो इस बार फेल हो गई। तो मे बी रिकॉन बच जाएगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसके भाई के पास पहुंच गया है। हमारा दिमाग ये भी कहता है कि हर बार शॉट लेने से पहले रैमजी को दिखाया गया था, तो जब तक वो वापस स्क्रीन पर नहीं आता तब तक तो रिकॉन जिंदा। This is the point where the director is at his absolute best. उसने पहले तो सिनेमा की कन्वेंशनल प्रेडिक्टेबल पैटर्न को ब्रेक किया एंड ये करते टाइम वो एक नया सेटअप हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहा था एंड इवेंचुअली उसको भी तोड़ दिया। ऑल्सो तीसरी बार जब एरो ग्राउंड पर लगा तो जो मेन टेंशन क्रिएटिंग एलिमेंट था, द बैकग्राउंड स्कोर, वो ऑलमोस्ट म्यूट हो गया। हमें सिर्फ घोड़े की और ये रिकॉन की सांसों की आवाज सुनाई देती है। इतने पूरे बिल्डअप के बाद जो शांति आ जाती है, दैट मेक्स अस बिलीव सबकॉन्शियसली कि हम इस सीन, इस एक्शन के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि ये शायद बच जाएगा, सपोर्चनिक चौथी बार रैमजी को ना दिखाकर सीधे बंदे को मार देता है। एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ बिग सरप्राइज एंड अ शॉक फॉर अस, एन अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जहां पे आप ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल सकते हो, जैसे कि आप सीन में से कोई चीज को कंप्लीटली हटा सकते हो एंड उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। दिस इज अ मास्किंग टेक्निक एंड आई हैव कवर्ड इट इन दिस वीडियो। आई होप यू डिड लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट द फिल्म मेकिंग ब्रेकडाउन्स। कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।